पाकिस्तान का काल है। बात भारत के उस सुसाइडल ड्रोन की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। नागास्त्र पल भर में दुश्मन को मौत की नींद सुला सकता है। नागास्त्र एक सुसाइडल ड्रोन है जिसे दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार, डिपो को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। यह आत्मघाती ड्रोन टारगेट के ऊपर जाकर खुद को विस्फोट कर देता है, जिससे दुश्मन के बंकर, वाहन और ठिकाने ध्वस्त हो जाते हैं। इसे पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया गया है। संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस दोबारा किया तो फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि नागास्त्र का सबसे एडवांस्ड वर्जन नागास्त्र 2, नागास्त्र 3 भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में हाहाकार मचाने के लिए तैयार है। लेकिन ये कैसे गेम चेंजर है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के अड्डों को कैसे बर्बाद किया, इसकी तस्वीर सामने आई। लेकिन ये तो ट्रेलर था। अब पाकिस्तान नागास्त्र की तबाही की पिक्चर देखेगा। अब आतंकियों को एक्सपोर्ट किया तो नागास्त्र से आतंक का अंत होगा। यह हिंदुस्तान का नागास्त्र है, जो पलक झपकते ही आतंक का अंत कर देगा। ये टारगेट पर टूट पड़ेगा, आतंक के आकाओं को संभलने का भी मौका नहीं देगा। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये घातक ड्रोन पल भर में दुश्मनों को खाक कर देगा। नागास्त्र भारत का सुसाइडल ड्रोन है। भारत के स्वदेशी ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसका वजन 12 किलोग्राम है और ये 2 किलो का वारहेड ले जा सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर की है। नागास्त्र ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा, ताकि सैनिकों का जोखिम कम से कम हो। इसकी खासियत है कि अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। नागास्त्र एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और आत्मघाती हमला करते हैं। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। नागास्त्र कितना घातक है ये दुश्मन अच्छी तरह जानता है। लेकिन अब तो नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 का भी ट्रायल हो रहा है। इन ड्रोन्स में रेंज, पेलोड और सटीकता को और अपग्रेड किया गया है। नागास्त्र करीब 5 टाइप के नागास्त्र बनाए, तो जो एक हमारा भी यूज हुआ उसमें नागास्त्र 1 है। लेकिन उसके अलावा भी नागास्त्र 1 के 3 वेरिएंट, नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3, ये हमने ऑलरेडी इसको हम ऑलरेडी ये ट्रायल एंड टेस्टिंग में चालू है। मैं समझता हूँ कि ये अपने वारफेयर में भी इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो हुआ है उसमें काफी बड़ा रोल लिया करेगा। नागास्त्र भारत की सेना के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसे बॉर्डर पर तैनात किया गया है। नागास्त्र की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलता है, यह उसमें क्रैश हो जाता है और दुश्मन का खात्मा कर देता है। नागास्त्र खास कैमरे से लैस है। इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। इसके जरिए 24 घंटे दुश्मन पर निगाह भी रखी जा सकती है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की खासियत है कि इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है। इसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन कंट्रोल, पेलोड और न्यूमेटिक लॉन्चर शामिल है। भारत के स्वदेशी ड्रोन की मारक क्षमता को देखकर पाकिस्तान हैरान है। इसकी ताकत को देखकर परेशान है। दुश्मनों की परेशानी इसलिए क्योंकि नागास्त्र घर में ही दुश्मनों को डस लेगा, हिंद के दुश्मनों को खत्म कर देगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नागास्त्र पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ रवि कुमार गुप्ता हैं, पूर्व निदेशक डीआरडीओ, मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, डीआरडीओ आजकल काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और ख़ास तौर पर देखिए तो स्वदेशी हथियारों के तौर पर आत्मनिर्भरता का एक परिचय भी निकल कर आ रहा है। नागास्त्र इसका जीता जागता उदाहरण भी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये नागास्त्र, क्योंकि आज के दौर में ड्रोन्स हथियारों की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, वो हमने हाल ही में भारत पाक तनाव के बीच देखा। तो ये नागास्त्र कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? धन्यवाद। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपने जो बात कही कि डीआरडीओ आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डीआरडीओ अपने आरंभ से ही 1948 में जब बीएसओ के रूप में आया और उसके बाद 1958 में डीआरडीओ बना, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम करता आ रहा है। समस्या डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज में नहीं रही, समस्या रही है एक हमारे जो इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे जो खरीद फरोख्त होती है ये ब्यूरोक्रेसी करती है और उनको इंपोर्ट का, आयात का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि वो स्वदेशी को लेने को तैयार ही नहीं होते थे और हमेशा ये कहा जाता था कि ये डीआरडीओ के लिए बनाई हुई चीजें हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब हाल के ऑपरेशन 2 में हमारे द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजीज का पूरा प्रदर्शन हो गया। ये सिद्ध हो गया कि ये हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारे सामान बाहर के से लिए गए सामान से कहीं बेहतर हैं और ये पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए जब कोरोना अपने पीक पर था तो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी ही थी जो तुरंत सामने आई थी और एक माह के अंदर, कुछ केसेस में तो 15 दिन के अंदर हमने कई प्रोडक्ट ऐसी जो मिल नहीं रही थी, लोग तड़प रहे थे और वो टेक्नोलॉजीज आने लगी, हॉस्पिटल्स आने लगे बहुत शॉर्ट टाइम में। 2-2 हजार बेड के हॉस्पिटल्स हमने बना के दिए कुछ महीनों के अंदर ही। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके नागास्त्र के जो खूबियां हैं जी। देखिए, नागास्त्र एक ड्रोन तो है ही, ड्रोन जो है वो अपना एक वायुयान की तरह काम करता है, जबकि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को आपने एक बार छोड़ दिया, उसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स होती है। आपने ट्रेजेक्टरी को शुरुआत में अगर नाप लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो टारगेट उसका क्या है दुश्मन को पता लग जाता है। लेकिन जो आपका वायुयान होता है, दुश्मन रडार से अगर उसको डिटेक्ट कर भी ले, उसके बाद भी उसको ये पता लगाना मुश्किल है कि इसका टारगेट क्या है। अब उसमें भी क्योंकि ये एक छोटे से विमान की तरह से है, तो इसमें एक लॉइटरिंग की, जिसे कहते हैं कि ऊपर टारगेट के आसपास इर्द गिर्द मंडराने की क्षमता है। बहुत ही जो रडार एब्जॉर्बिंग नहीं होते ऐसे चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, कंपोजिट्स हैं, ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। तो इस कारण से दुश्मन इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता और जब उसको ये भी पता नहीं लगता कि ये हमारे आसपास मंडरा रहा है। आपने देखिए जिस तरह से आकाश में चील मंडराती है जी, अपने शिकार के आसपास काफी देर तक मंडराती रहती है और सही मौके का इंतजार करती है जिस समय कि वो उसका हमला पूरी तरह प्राण घातक हो। वही काम ये नागास्त्र करता है कि ये दुश्मन के जो टारगेट हैं, जो उसको टारगेट असाइन किया गया है, उसके आसपास मंडराएगा और सही मौके का इंतजार करके ऐसे समय में जबकि इसका जो उसका प्रभाव है वो सबसे अधिक हो, ये उस समय अटैक कर सकता है। छोटा इतना है, अगाधा की पकड़ में नहीं आएगा। इसका जो अब आमतौर पर जो आपके ड्रोन्स होते हैं जिसमें छोटा सा इंजन लगा होता है, पेट्रोल से या केरोसिन से चलने वाला, उसकी आवाज आती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसलिए इसकी बहुत साइलेंट है। ये आप टारगेट के ऊपर लगभग 200 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा होगा, नीचे किसी को आवाज नहीं आएगी इसकी। तो ये बेआवाज मार करता है और सटीक मार करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है। दोनों तरीके से चला सकते हैं, इसको पीछे से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और जीपीएस के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस तरह की जो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजीज, उस प्रकार की टेक्नोलॉजीज में इनकॉर्पोरेट की गई हैं।
तो इसलिए दुश्मन जो है अगर इसको जैम करना चाहता है, आमतौर पे इन ड्रोन्स को प्रभावहीन बनाने का जो एक तरीका होता है कि आप इसका जो जीपीएस सिस्टम है उसको आप जैम कर दें, तो उसको ना दिशा मिलेगी और वो कहीं का कहीं चला जाएगा जी। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यह आसानी से जैम नहीं किया जा सकता है इसको। और ये तो वापस भी आ सकता ये वापस भी आ सकता है। डीके पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डीके पांडे साहब, आने वाले वॉरफेयर में, आने वाले युद्धों में अब ड्रोन्स की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, या यूं कहा जाए कि ये काफ़ी असरदार भी रहने वाले हैं अगर देखा जाए। और डीआरडीओ के द्वारा निर्मित इसमें या तमाम सारी चीज़ों में ये कहा जा रहा है कि 75% एक स्थानीय स्वदेशी कंपनी ये बना रही है, 75% इसमें स्वदेशी कल पुर्जे लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं। कितनी उपलब्धि के तौर पर नागास्त्र को देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। पांडे जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए फोन। जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। अभी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ सॉरी। तो जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है कि ड्रोन वॉरफेयर की, निश्चित रूप से ये अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद जो है पूरा एयर वॉरफेयर में बहुत जबरदस्त, जैसे कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इसमें। और यूक्रेन रशिया युद्ध होने के बाद तो उस पर मोहर लगी कि ड्रोन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि युद्ध केवल ड्रोन के बीच में लड़ा जाए, बाकी जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, एरियल सिस्टम्स हैं, उनका प्रयोग शायद ना हो। मैं जब ये कह रहा हूँ एरियल प्लेटफॉर्म, तो उसमें मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। जहां तक बात है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया ड्रोन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे लो कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है, इसमें उतना पैसा नहीं लगता। हम जो है 100 बिलियन और 200 बिलियन करके एक लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट निकालते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं जो कि हम सुरक्षित रहे, सर्वाइवबिलिटी को इन्हांस करें। देखिए, शुरू से ही एरोडायनामिक्स में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ओढ़ रही कि कैसे सरवाइव किया जाए और साथ साथ हम दुश्मन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने का प्रयास शुरू से किया गया, यही विज्ञान है और यही जो है पीढ़ी के साथ दर पीढ़ी जो है बढ़ती हुई जो है वो श्रृंखला है। अब जहां बात है कि ड्रोन इतना सफल प्लेटफॉर्म है कि लो कॉस्ट, लो आरसीएस मतलब कम से कम दिखाई देने वाला, 5 तरह के सिग्नेचर्स होते हैं किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के। तो हम बात कर रहे हैं विजुअल सिग्नेचर की और साथ साथ रडार सिग्नेचर की। दो ड्रोन जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना छोटा है, लेकिन जब ये सब खूबियां होती हैं तो कहीं हमको समझौता करना पड़ता है। जैसे कहा था ना, कंडीशंस अप्लाई। तो जब छोटा होता है तो इसका मतलब इसमें जो वॉर हेड है, जो कि बारूद है, जो कि दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी मात्रा भी घटती बढ़ती है इसके आकार के हिसाब से। और इंजन जो इसमें है, जो भी चाहे बैटरी ऑपरेटेड हो या सोलर एनर्जी से चलने वाला हो या किसी और माध्यम से चलने वाला हो, एटीएफ से भी चलने वाले जो इंजन यूज किए गए हैं, तो ऐसे हालात में ये जरूरी होता है कि हम किसके लिए क्या करें। मतलब मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि जो टारगेट के हिसाब से आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, बड़े टारगेट के लिए बड़ा ड्रोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा मतलब ज्यादा बारूद के साथ जाने वाला, जिसको कहते हैं कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि काफी भारी मात्रा में इसको वो बारूद लेके दुश्मन को जाएगा। अब जो बात रही नागास्त्र की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें जो पे लोड है वो लगभग 10 किलो के आसपास तक ले जा सकता है और 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो अगर आप इसको छोड़ते हैं मैन इन लूप के साथ, और 30 किलोमीटर अगर ऑटोनोमस, ये रेंजेस दी गई हैं। जहां तक बात है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया और बहुत सफल इसका प्रयोग रहा, सबसे बात गौरवपूर्ण बात यह है। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, कि जिसका आप उल्लेख कर रहे थे कि डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, जब से हमने अपनी सोच में परिवर्तन किया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरा हम प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी आने देंगे, क्योंकि हमारे भारत में F-16 के जो कंपोनेंट बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं, और हम जो है इजराइल को ड्रोन दे रहे हैं।
तो और उसके बाद एप्पल मोबाइल, मतलब विज्ञान जो है बहुत तेजी से बढ़ा है भारत में, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों एलिमेंट मिले हैं, उसके बाद नतीजा है कि हम बहुत नई नई ऊंचाइयों प्राप्त कर रहे हैं। और उसका उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर कि हमने ड्रोन के माध्यम से वो सब हासिल किया जो कि शायद सहज हो नहीं पाता। आप सोचिए कि आप 20 से 25-23 मिनट के अंदर पूरा आपने ऑपरेशन कर दिया, और 9 टारगेट ऐसे जो कि लगभग अगर हम दूसरे कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू जाते तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता और हमें नुकसान नहीं होता। आपने 23 मिनट में वो 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया, बिना किसी चीज को गंवाए, बिना किसी हानि के। तो ये बताता है कि क्या है ड्रोन। सबसे मजेदार चीज बात है कि अभी देखिए डॉक्टर ड्रोन में पांडे कुछ मैं खामियां भी आपसे हैं। पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए थे, क्या उन अड्डों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि देखिए जो टारगेट 100 किलोमीटर के हमें ये पाकिस्तान दावा करता रहा कि भावलपुर जो उनका मरकज सुबहानअल्लाह जो था, और मसूद अजहर का जो ठिकाना था और बहुत ही महत्वपूर्ण माना था, जहां पर ट्रेनिंग होती थी, कहते थे बड़ा सेफ है क्योंकि एक अंदर है, एक इसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल डेप्थ मिली हुई, मतलब आपको 100 किलोमीटर अंदर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन हमने अपने उसको लिए दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, ड्रोन को इस्तेमाल किया है, जो टारगेट जो 5 से 10 किलोमीटर थे, जो पीओके में हमें लॉन्च पैड से आतंकी ठिकाने थे, वहां इस्तेमाल किया गया। और आप देखिए मिक्सअप मत होइएगा कि एयरफील्ड में जो एयरफील्ड को जो टारगेट किया सेकंड मिशन में, वो उसके अंदर अलग प्रयोग किया गया। और जो पहले बार में 9 ठिकाने गए, उसमें ड्रोन के साथ साथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल तीनों का प्रयोग किया गया। और राफेल के जो इसका जिसकी चर्चा हो रही है कि उसके द्वारा इस भावलपुर के जो ठिकाने को मर के जो था उसको जो है, क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज थी, तो उनको टारगेट किया गया। तो ड्रोन का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ड्रोन में अपने पिक्चर देखी कि जो हमने एयरफील्ड उनके जो टारगेट किए थे, वो उनके जो डैमेज हुआ, उसका बैटल असेसमेंट के लिए हमारे ड्रोन ने कितनी खूबसूरत पिक्चरें भेजी हैं, वो सब ड्रोन के माध्यम से हुआ है। ड्रोन वहां से लगातार जाते रहे। साथ में आपने भी सुना होगा कि हमने अपने टारगेट ड्रोन भेजे थे। टारगेट ड्रोन मतलब उनका आकार लगता था जैसे राफेल की तरह है, Su-30 की तरह है, और वहां के सिस्टम्स ने, वहां पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने उसको अटेम्प्ट किया और रडार उनके ऑन हुए। उसके बाद उनके एक्चुअल लोकेशन एग्जैक्ट उनके कोऑर्डिनेट्स में मिले, और उसके बाद हमें आसानी हो गई कि हम अपने ड्रोन्स को या सरफेस टू सरफेस मिसाइल को फीड कर सकें। क्योंकि देखिए आजकल जमाना है प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मींस कि आप किसी भी ठिकाने का आप उसमें कोऑर्डिनेट भर दीजिए जीपीएस के हेल्प से। हमारा नाविक स्वदेशी सिस्टम, नाविक के द्वारा उसको जीपीएस गाइड किया गया और वो एग्जैक्ट ठिकाने पहुंचा। तो हमने क्या अचीव किया? प्रिसाइज एंड कैलकुलेटेड, वेल मेजर्ड ऑपरेशन। ये है खूबी आज के भारत की कि हमने, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही, उनको पता था कि अटैक होने वाला है, वो भी जानते थे कि भारत की जो नीति रही है उसके हिसाब से वो सिविलियन टारगेट्स को नहीं टच करेंगे। ये होंगे लॉन्च पैड्स होंगे और आतंकी ठिकाने वही टारगेट होंगे। तो उसके लिए तैयार थे, लेकिन उसकी तैयारी के बावजूद भी अगर हम उनके उन मंसूबों पर पानी हमने फेर दिया और हमने वो विजय हासिल की जो कि ऐतिहासिक विजय है, और शायद आने वाले समय में एयर वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा सबक होगी कि किस प्रकार से बहुत बड़ा हमने सबक होगा। चुनौती दे के जी, रवि कुमार गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, ये जो नागास्त्र 1 की बात हुई, लेकिन नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3, इनकी खासियत क्या है संक्षेप में? देखिए, मैं मुख्य रूप से देखूं तो इनको इनका साइज और बढ़ाया गया है, इनका रेंज बढ़ाया गया है, इनकी जो पहुंच है उसको बढ़ाया गया है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। तो जैसा कि अभी डॉक्टर पांडे साहब ने बताया कि हमें जो अपने हथियारों का इस्तेमाल करना होता है वो टारगेट के अनुरूप किया जाता है। टारगेट कितना है, कैसा है, कितना वैल्यूएबल है, उसको ध्वस्त करने के लिए कितनी हमें क्षमता चाहिए, एक्सप्लोसिव क्षमता चाहिए, कितनी सटीकता चाहिए, और वो हमारे जहां से हम लॉन्च करेंगे वहां से कितनी दूर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें एक वाइड रेंज चाहिए होता है, एक छोटे से लेकर के, कम दूरी से लेकर के बहुत दूर तक का, कम आपके पेलोड से लेकर के अधिक पेलोड तक का, ये सब चाहिए होते हैं। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो कि दोनों में कॉमन होती हैं। तो एक बार जब ये नागास्त्र 1 का प्रयोग किया गया, सफलतापूर्वक इसको अपने टेस्ट कर लिया, बहुत सी टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग हो गई। अब अगला कदम आता है कि हम इसका रेंज बढ़ाएं। तो नागास्त्र 2 का रेंज 1 से कहीं अधिक है, इसकी पेलोड कैपेसिटी अधिक है, और नागास्त्र 3 की और भी अधिक होनी है। नागास्त्र 2 जो है, जैसा कि जानकारी मुझे उपलब्ध हुई है
कि इसमें एंटी टैंक वारफेयर में भी शामिल होने की क्षमता है। आपने देखा कि यूक्रेन रूस वॉर में एंटी टैंक जो रशिया के बहुत से टैंक्स को एक ड्रोन से द्वारा ध्वस्त किया गया। तो ये क्योंकि क्या होता है कि आपका जो टैंक जितने भी हैं आमतौर पे उनका डिजाइन होता है आमने सामने की वार के लिए, उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, और जब एक लॉइटरिंग म्यूनिशन उस टैंक के ऊपर मंडराता है और वो लोकेट करता है कि मुझे कहाँ अटैक करके सबसे अधिक डैमेज कर पाऊंगा, तो वो उस प्रकार से अटैक